हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ क्लास 10th। पिछली जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने मेटल्स के बारे में कुछ चीजें जानी थी। इस वीडियो में हम लोग नॉन मेटल के बारे में कुछ चीजें जानेंगे और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कंपेयर करेंगे, मतलब इनके डिफरेंसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी है नॉन मेटल्स। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है याद रखने वाला, इसके कुछ फैक्ट्स हैं ये जो कि हमें याद रखने हैं इससे पहले कि हम उनमें डिफरेंस पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले जो नॉन मेटल्स हैं, इसके अंदर इकलौता नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है उसका नाम है ब्रोमीन, जो कि एक रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक, इसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था डायमंड जो कि एलोट्रॉप है कार्बन का, यानी ये कार्बन से बनाया जाता है। ये नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है, अभी तक का हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। और ये बेस्ट कंडक्टर है किसका? हीट का। हीट का एक बेस्ट कंडक्टर नॉन मेटल होते हुए भी कौन है? डायमंड। और इसका रीजन मैंने बताया था फोनॉन्स यानी एटॉमिक वाइब्रेशंस इन द लास्ट वीडियो। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट जानने वाला है, आपकी जो पेंसिल की जो नोक होती है वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट। अगेन ये किसका फॉर्म है? कार्बन का एक एलोट्रॉप है, कार्बन का एक फॉर्म है। तो ये जो ग्रेफाइट है और ये जो आयोडीन है, ये दोनों नॉन मेटल हैं और उसके बावजूद भी क्या है? लस्चरस है। मैंने बताया था लस्चर मतलब जिनका सरफेस शाइनी हो, ठीक है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। अब ये जो आयोडीन है ये लस्चरस क्यों है? क्योंकि ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म रहता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन मतलब इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल्स शाइन करते हैं, ये भी शाइन करता है। अब बात करें ग्रेफाइट क्यों है शाइनी, क्यों है लस्चरस, तो इसके पीछे का रीजन है ग्रेफाइट में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमें पता है ग्रेफाइट जो है वो लस्चरस होने के साथ साथ क्या है भाई? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए जरूरी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट के केस में लस्चर भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, मैं इसे रब करती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। सो क्लास, यहाँ पे मैंने डिफरेंस टेबल बना दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट्स गो। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारे यहाँ पे वो रहेगा कि मेटल्स हैव 1, 2 or 3 electrons, 3 electrons in their outermost or valence shell, outermost or valence shell। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि मेटल्स के पास या तो 1 या तो 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, जिसे हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें सोडियम की, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो क्या होगी? 2,8,1। अगर बात करें मैग्नीशियम की, एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2,8,2। बात करें एल्यूमिनियम की, एटॉमिक नंबर 13 होता है, क्या आ जाएगा? 2,8,3। अब आप देख लो तीनों के तीनों जो हैं वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स हैं। और इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 1, 2 या फिर 3। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि लास्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में जिसके 1 या 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो सब किसकी तरह बिहेव करेंगे? क्या होंगे? वो मेटल्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। यहीं पर अगर हम बात करें किसकी? नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स have 4, 5, 6 और 7 electrons, 7 electrons in their outermost shell, outermost shell।
अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए भाई 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में है वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल के लिए कार्बन, कार्बन का नंबर होता है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,4। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, नंबर हो गया 7, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। फिर आता है ऑक्सीजन, नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ठीक, फिर आता है हमारे पास फ्लोरीन यानी फ्लोरीन, इसका होता है एटॉमिक नंबर 9, ये हो जाएगा 2,7। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं और इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो 4 या तो 5 या तो 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट की जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो मेटल्स होंगे। अगर 4, 5, 6 या 7 आते हैं तो वो नॉन मेटल्स होंगे। यहाँ पर 2 की एक और बात आती है, एक एक्सेप्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम एक गैस है, ठीक है, जो कि नॉन मेटल है। हीलियम एक गैस है जो कि नॉन मेटल है और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसकी पहले शेल में ही, पहली शेल ही इसकी लास्ट शेल होती है, क्योंकि पहली शेल में कितने आ सकते हैं, 2, और हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 है तो पहली शेल में ही 2 आ जाएंगे। अब अगर 2 आ रहा है लास्ट शेल में तो ये मेटल हो जाए, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। क्यों? क्योंकि हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है। हीलियम क्या है, एक नोबल गैस। अभी इसको इरेज करके मैं नोबल गैस बता दूंगी क्या होता है, ठीक है, इसे आप नोट कर लो। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें बता रही हूँ, उन्हें थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले आती है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती है, नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, ठीक है, नियॉन, और भी बहुत सारी हमारे पास, ये सारी जो है ज़ेरॉन वगैरह, ये सब जो है नोबल गैसेस आती हैं। इनका जो ग्रुप नंबर होता है पीरियोडिक टेबल में, जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है लास्ट 18, ठीक है। ये जो होती हैं इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि इनका जो डुप्लेट या फिर इनका जो ऑक्टेट है यानी लास्ट शेल वो प्रॉपरली फिल्ड होती है, तो इन्हें जरूरत नहीं पड़ती कि किसी से रिएक्ट करें। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 है तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8। तो के शेल में 2 चाहिए थे स्टेबल होने के लिए, वो इसने ले लिए। एल शेल में 8 चाहिए थे, वो भी इसके पास है। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल फिल है, तो इसको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्या बन गया, इनर्ट गैस बन गया, ठीक है, मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करे। और इसका ऑक्टेट पूरा है या फिर डुप्लेट पूरा है, तो हम बोलेंगे इसका ऑक्टेट पूरा है, क्योंकि लास्ट शेल में कितना चाहिए, 8, और इसके लास्ट शेल में कितने हैं, 8। अब यहीं पर अगर बात करें हम लोग हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट शेल है यानी के शेल, उसी में 2 आ जाता है। तो आगे तो इसको जाना नहीं है, नंबर ही 2 है, 2 चाहिए थे, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 चाहिए थे, 2 इसके पहले शेल में है, ठीक है। मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है, आप इसको वो मत समझना, मॉलिक्यूल मत समझना, ठीक है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, यहाँ लिख दूं, ठीक। तो यहाँ पर इसको 2 चाहिए थे और इसको के शेल में ही इसके 2 कंप्लीट हो गए, तो इसने ऑक्टेट नहीं पूरा किया। अब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसने क्या पूरा किया, डुप्लेट, यानी लास्ट शेल में इसके 2 चाहिए थे, के शेल तक ही पहुंची थी ये, और के शेल में इसको 2 मिल गए, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास नोबल गैसेस, और इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 होंगे या तो 8, ठीक है। 2 किसके केस में होगा, सिर्फ हीलियम के केस में। बाकी सबके केस में जितने भी क्रिप्टन, आर्गन, नियॉन, इन सबके केस में इनका ऑक्टेट पूरा होगा, यानी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली फिल्ड होंगे, ठीक। अब यहाँ पर एक और की बात करनी थी, वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पे रखा गया है, ठीक है। और जो फर्स्ट ग्रुप है वो दिया जाता है मेटल्स को। जैसे अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो यहाँ पे पहला ही क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रुप 1 में रखा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको मेटल नहीं समझना है, ये है क्या, किसकी तरह बिहेव करता है, क्या है ये, नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। अगर बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के, एल, एम, एन ऐसे शेल्स जाती हैं, फिर सब शेल्स होती हैं, एस, पी, डी, एफ, वो बात की बात है।
तो यहाँ पे पहली ही शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब है क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन है और मैंने बताया था मेटल होने के लिए कितने चाहिए, लास्ट शेल में कितने चाहिए, 1 2 3 यही चाहिए। तो कहीं आप सोचो कि इसके पहले शेल में ही 1 है तो ये भी मेटल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इसकी आप एक्सेप्शन के रूप में इसको याद रखना कि ये है क्या, नॉन मेटल। भले ही इसकी जो फर्स्ट शेल ही इसकी लास्ट शेल होती है, वैलेंस शेल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक। यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, के अंदर जाके ही खत्म हो जाता है एक पे। सोडियम भी जाके एक पे खत्म हो रहा था, ठीक है, बट सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, इसको याद रखना है एक्सेप्शन में कि हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट इट बिहेव्स लाइक नॉन मेटल, इट इज नॉन मेटल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड डिफरेंस को देखेंगे। अब अगर बात करें सेकंड डिफरेंस की तो यहां पर आएगा सेकंड डिफरेंस, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स जो है वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और इसके पीछे का रीजंस होता है बिकॉज दे हैव मेटेलिक बॉन्ड्स, दे हैव मेटेलिक बॉन्ड्स। मेटल्स जो हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं क्योंकि वो उनके अंदर क्या होता है भाई, मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, और ये जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, उनकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी पार्टिकल्स के, और पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोज। और क्लोज रहेंगे तो जो शेप हमें मिलेगी वो क्या रहेगी, जो इंटैक्ट शेप रहती है, तो इसकी वजह से जो शेप होगी, टाइप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो यहाँ से जो इनका टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है, मेटल जो है वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड। अगर बात करें नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में मिल सकते हैं हमें, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैशियस स्टेट में भी मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सॉलिड में आता है हमारे पास कार्बन और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ये दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है, और दोनों का जो स्टेट है वो क्या रहता है, सॉलिड। ठीक है, अब बात करें अगर लिक्विड स्टेट में हमारे पास कौन से है, तो लिक्विड में हमारे पास ब्रोमीन, सिंबल इज Br। और यहाँ पर बात करें गैशियस स्टेट में तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल में O2 N2, ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास नॉन मेटल्स, और इनका स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट। ठीक है, और भी आ जाएंगे जैसे कि Cl2, ये सारी हमारे पास गैसेस है। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है इसका, लिक्विड स्टेट में जो एक्सेप्शन है वो है मरकरी। जनरली क्या होते हैं, सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, बट जो मरकरी है जिसका सिंबल है Hg, वो किस स्टेट में है हमारे पास, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड डिफरेंस। अब चलते हैं थर्ड डिफरेंस की ओर। अब करते हैं थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस की अगर बात करें, मेटल्स हैव या फिर मेटल्स आर लस्टरस, इट मीन्स दैट दे हैव शाइनी सरफेस। ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, रीजन क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉन मेटल्स में हमारे पास एक्सेप्शन थी, वो भी बात करते हैं। यहां पर जो एक्सेप्शन आ जाती है, एक्सेप्ट लेड। लेड क्योंकि इसका जो सरफेस रहता है वो बहुत ज्यादा डल रहता है, शाइनी नहीं रहता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जनरली नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर या फिर हैव नो लस्टर एक्सेप्ट, इसके अंदर अभी मैंने लास्ट दो एक्सेप्शन और लास्ट वीडियो में भी एक एक्सेप्शन बताई थी, एक्सेप्ट डायमंड, बहुत ज्यादा शाइनी होता है इसका सरफेस, एक्सेप्ट ग्रेफाइट,
जिसका रीजन अभी कवर किया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एक्सेप्ट आयोडीन जिसका रीजन क्या था क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, तो इसका भी जो सरफेस है वो कैसा रहता है शाइनी। तो ये आ जाएंगी इसकी 3 एक्सेप्शन। अब देखते हैं यहाँ पे फोर्थ डिफरेंस। लास्ट में मैंने यहाँ पे गलती से 4 लिख दिया था, उसको थर्ड कर लेना आप। ठीक है, अगर 4 डिफरेंस की बात करें तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड and non-metals are generally non-metals are generally non-metals are soft। ठीक, यहाँ पर आ जाती है हमारे पास एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है हमारे पास गैलियम, सीजियम, मर्क्यूरी, पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये सिर्फ एक रिवीजन पर्पस में दोनों में डिफरेंस करा रही हूँ, वरना एक एक चीज मैंने आपको बहुत ज्यादा व्याख्या वाली रूप में बता रखा है। ठीक है, तो गैलियम और सीजियम क्योंकि अप्रॉक्स रूम टेम्परेचर के आसपास ये कैसे हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ये तो हमारे पास रहता ही लिक्विड है, ये लिक्विड हो जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स हैं। अब यहाँ पर जो पोटेशियम है और सोडियम में भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको आप नाइफ से क्या कर सकते हो, इनको भी आप नाइफ से कट कर सकते हो, इनको भी आप नाइफ से कट कर सकते हो। और ये तो रहता है लिक्विड फॉर्म में, तो इसको तो क्या ही कट करोगे, लिक्विड है तो। ठीक है, यहाँ पर जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन नॉन मेटल है। ठीक है, डायमंड जो है वो कटर बनाने में यूज किया जाता है, जिससे बहुत बड़ी बड़ी चीजों को कट किया जाता है। तो ये याद रखना कि जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड क्या हो जाएगी इसकी एक्सेप्शन। और ये है क्या, ये है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन यानी कार्बन का एक फॉर्म। ठीक है, फिफ्थ डिफरेंस की अगर बात करें तो मैंने नोट कर दिया है, जो मेटल्स होते हैं इनका जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है, जिसका सिंबल क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट का रहता है एमपी और बॉइलिंग पॉइंट का रहता है बीपी। ठीक, तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी इन्हें मेल्ट होने के लिए, बॉयल होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होता है, और जनरली नॉन मेटल्स को बहुत लो टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। बट यहाँ पर मैंने कुछ एक्सेप्शंस लिखी हैं। ये जितनी भी एक्सेप्शंस हम लोग देख रहे हैं, ये सब किसको लेके देख रहे हैं हम, मैंने मेल्टिंग पॉइंट, सेम ऐसा ही बॉइलिंग पॉइंट में होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये एडिशनल है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, मैंने बस नॉलेज के लिए लिखा है, वरना आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार सुन लो। ये भी मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, देखो मरकरी भी मेटल है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था, पर देखो इसका कितना है -38.83 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ज्यादा लो है। सेम ऐसे ही गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, इनका भी बहुत ज्यादा कम जो है मेल्टिंग पॉइंट है। एक और यहाँ पर आता है फ्रांसियम, तो जो फ्रांसियम है इसका रहता है 27 डिग्री सेल्सियस, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है। यहीं पर अगर बात करें तो नॉन मेटल्स में जनरली लो होता है, बट यहाँ पर देखो कितनी सारी एक्सेप्शंस है। जैसे एग्जांपल के लिए बोरॉन 2075 डिग्री सेल्सियस, कार्बन, सिलिकॉन, रेड फॉस्फोरस 590, सेलेनियम 221, ठीक है, आर्सेनिक 817 डिग्री सेल्सियस, ये सारे हैं क्या नॉन मेटल्स। तो ये हो गई कुछ एक्सेप्शंस। अब यहाँ पे ना एक चीज याद रखना, जो दो फॉस्फोरस होते हैं, एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस, एक होता है रेड फॉस्फोरस। तो जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना, व्हाइट फॉस्फोरस, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है। बट जो रेड फॉस्फोरस है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई। इसका लिख लेना, मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, लो, बट रेड फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लो। फ्रांशियम का मैं लिखना भूल गई थी, फ्रांशियम का भी लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, और ये है क्या मेटल, और कितना रहता है तो 27 डिग्री सेल्सियस। अब अगर बात करें डेंसिटी की, तो यहाँ पर जो मेटल्स हैं इनकी हाई डेंसिटी रहती है, और जो नॉन मेटल्स हैं इनकी लो डेंसिटी रहती है, बट बिना एक्सेप्शन के तो काम नहीं चलेगा। लिथियम हो गया, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, ये क्या है टाइटेनियम, इन सब की जो डेंसिटी रहती है वो क्या रहती है, लो। और अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो इनकी लो डेंसिटी होती है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है ब्रोमीन
ऑस्मियम, आयोडीन, डायमंड और फॉस्फोरस, इन सब की डेंसिटी क्या रहती है? हाई। इन सब की डेंसिटी रहती है हाई। अब यहाँ पर मैंने कार्बन क्यों लिखा है? कार्बन इसलिए लिखा है, देखो कार्बन से ही बनता है डायमंड। कार्बन बहुत ज्यादा लाइट होता है, इसकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है, लो डेंसिटी। बट इसी का जो दूसरा रूप यानी कि इसी का जो एलोट्रॉप है डायमंड, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कार्बन को भी एक्सप्लेन किया, कार्बन से ज्यादा उसकी एलोट्रॉप की डेंसिटी है, और जो कि क्या है? डायमंड, ठीक है। ग्रेफाइट की भी कार्बन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये था हमारा डिफरेंस डेंसिटीज को लेकर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 7th और 8th डिफरेंस की, तो वो है मेटल्स आर मेलिएबल बट नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, ठीक है। और मेलिएबल के अगर एग्जाम्पल देखें हम यहाँ पे, तो मैंने दो बताए थे एग्जाम्पल। पहला गोल्ड और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम। अब यहाँ पर मैंने बताया था गोल्ड क्या है? मोस्ट मेलिएबल, सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है, ठीक है। और अगर डक्टिलिटी में बात करें तो सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है? प्लेटिनम। सबसे ज्यादा डक्टाइल है प्लेटिनम, और जिसका सिंबल क्या था? पीटी, ठीक है। ये मोस्ट डक्टाइल, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी दिखाता है, मोस्ट डक्टाइल मेटल वो है प्लेटिनम, और मोस्ट मेलिएबल मेटल है गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्लेटिनम को रिमूव कर देती हूँ, मैंने नीचे लिख दिया है। तो मोस्ट मेलिएबल में आ जाएगा गोल्ड, और मोस्ट डक्टाइल में आ जाएगा हमारे पास प्लेटिनम। अच्छा, इनके एक्सेप्शन क्या है? कौन जो है डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी को नहीं शो करते हैं? तो जो बुक के एग्जांपल है कॉमन, वो कौन से हैं? पोटेशियम और सोडियम। अब अगर बात करें नॉन मेलिएबल होते हैं मेटल्स और नॉन डक्टाइल होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर भाई? कार्बन नैनो फाइबर्स को छोड़कर। कार्बन नैनो फाइबर्स जो है ये बहुत ज्यादा लो वेट की होती है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, कोरोजन से रेजिस्टेंस देते हैं, यानी ये कोरोड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीजों में यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्पोर्टिंग गुड्स वगैरह में, रैकेट जो गोल्फ क्लब वगैरह में रैकेट रैकेट बनाने में, ठीक है, रैकेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। एरोस्पेस यानी एयरक्राफ्ट में इसका यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। फिर ऑटोमोटिव जो व्हीकल के जो बॉडी पैनल्स होते हैं उनको बनाने में नैनो फाइबर्स यूज किए जाते हैं कार्बन के। सिविल इंजीनियरिंग में यूज करे जाते हैं, जैसे कि ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में इनका यूज होता है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा, वेट क्या है? कम, और कोरोसिव ये है नहीं, ठीक है। और आखिरी जो है यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस, प्रोस्थेटिक्स वगैरह में और ऑर्थोपेडिक्स में इसका यूज किया जाता है। तो ये जो है एक्सेप्शन है किसका? नॉन डक्टिलिटी का, नॉन मेलिएबिलिटी का, नॉन डक्टिलिटी का है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के से थ्रेड लाइक जो फाइबर्स होते हैं कार्बन नैनो फाइबर्स बोला जाता है। तो सब तो नॉन मेलिएबल है, सब तो नॉन डक्टाइल है, बट किसको छोड़कर? नॉन डक्टाइल में किसको छोड़कर? एक्सेप्ट कार्बन नैनो फाइबर्स, ये बहुत ज्यादा डक्टाइल है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लो। अब 9th डिफरेंस करते हैं। बात करें अगर हम लोग 9th डिफरेंस की, तो वो है कि मेटल जो होते हैं वो नॉन ब्रिटल होते हैं नेचर में, और इसका एक्सेप्शन मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। इसका जो एक्सेप्शन है एक्सेप्ट, वो है जिंक, ठीक है। जिंक जो है नेचर में कैसा है? ब्रिटल, यानी आसानी से रूम टेम्परेचर पे टूट जाता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर मैंने कितना बताया था? ये बताया था मैंने 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी को शो करे, तो मैंने बताया था इसको हमें हाई टेम्परेचर पे रखना होता है, ठीक है। हीटिंग थेरेपीज देनी होती है, हीट ट्रीटमेंट्स देने होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? मेलिएबल और डक्टाइल हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। वैसे ये एक्सेप्शन है किसकी? ब्रिटलनेस की, यानी आसानी से ये टूट जाता है। बात करें ब्रिटल इन नेचर, आसानी से टूट जाते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वो है मेरे हाथ में, अभी दिखाती हूँ मैं। ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ग्रेफाइट, ठीक है। जो लिड होती है पेंसिल की, वो क्या होती है? ग्रेफाइट। अब इसको आप आसानी से जो है तोड़ सकते हो, जैसे मैंने तोड़ दिया, देखो, ठीक है। तो आप देख लो सामने सामने ही, ये नेचर में कैसी होती है? ग्रेफाइट नेचर में कैसा होता है? ब्रिटल इन नेचर। इतनी प्यारी नोक थी, मैंने दिखाने के चक्कर में बर्बाद कर दी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। अब अगर बात करें इसके एक्सेप्शन की,
अगर बात करें इसकी एक्सेप्शन की, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल, इतनी मेहनत करिए तोड़ने में तो लिख ही लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, और एक्सेप्शन मतलब जो इसके उदाहरण नहीं हो सकते, मतलब इसको छोड़कर। अब बताओ, ब्रिटलनेस में हमें चाहिए कि वो चीज टूट जाए। अब गैसेस को कैसे तोड़ोगे? गैसेस को तोड़ सकते हो नहीं। और ज्यादातर मैंने बताया था जितनी भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब गैसेस होते हैं। तो जितने भी गैसेस हैं वो सब क्या हो जाएंगे? इसके एक्सेप्शंस हो जाएंगे। इसको भी नोट कर लो। अब बात करें 10th डिफरेंस की, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर भी आ जाती है हमारे पास एक्सेप्शन। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो है टंगस्टन, सिंबल होता है डब्ल्यू। इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से हम इसको बल्ब वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है जिसकी वजह से ग्लोइंग प्रॉपर्टी देता है और ग्लो करता है, और हम इसको यूज करते हैं बल्ब में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये गुड कंडक्टर नहीं है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ये इसकी एक्सेप्शन हो जाएगी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में टंगस्टन हो जाएगा एक्सेप्शन। अब बैड कंडक्टर में अगर बात करें हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक्सेप्शन आती है। जैसे कि पहला अभी दिखाया था ग्रेफाइट, ठीक है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है कार्बन नैनो फाइबर्स, यानी कार्बन फाइबर्स भी बोल सकते हैं इनको। और तीसरा हमारे पास आता है डायमंड। अब डायमंड अगर मैं लिखूं तो अच्छा रहेगा, यहां पर लिखते हैं एक्सेप्ट हीट में। डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इवन यहाँ पे अगर बात करें डायमंड की, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखती हूँ डायमंड को लेकर। डायमंड को लेकर पॉइंट ये है कि डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी में तो बैड कंडक्टर है बट हीट में क्या है? गुड कंडक्टर है। इवन अगर हम कॉपर से कंपेयर करें तो डायमंड जो है हीट का अच्छा कंडक्शन कराता है। ठीक है, कॉपर से भी ज्यादा। तो एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट हम इसे बोल सकते हैं। इसको भी आप नोट कर लो। ये था 10th डिफरेंस। अब चलते हैं 11th डिफरेंस। आधा चैप्टर मैं डिफरेंस में खत्म करा दूंगी क्योंकि मुझे पूरा माइंड मैप बनाना है ताकि आगे रिएक्शंस हमें इजी लगे, चैप्टर इजी लगे। क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस आते हैं और वो सारे होते हैं एक्सेप्शंस को लेकर, प्रॉपर्टीज को लेकर, ठीक है, बिहेवियर को लेकर, बॉन्डिंग को लेकर। तो इसमें हमें क्लियर रहना है पूरा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट इसमें मैं सारे डिफरेंसेस करा दूंगी। इसमें एक चीज और याद रखना है, जो टंगस्टन है, टंगस्टन की वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। अब एक बात खुद ही सोचो, अगर मैंने बोला कॉपर का एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि कॉपर के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और हर जगह पे क्या हो रहा है? जो कंडक्शन है करंट का वो पॉसिबल हो पा रहा है। अब जो रेजिस्टेंस ज्यादा देगा, जो करंट को जाने से रोकेगा, वो गुड कंडक्टर होगा, या फिर जो करंट को जाने देगा वो गुड कंडक्टर होगा? तो हम बोलेंगे कॉपर के केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कम रहती है, इसीलिए क्या बन जाता है भाई? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। बट टंगस्टन की जो वायर है तो ये भी मेटल, बट ये रेजिस्टेंस जो ऑफर करती है उसकी वैल्यू ज्यादा है, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो कंडक्शन क्या रहेगी बताओ? यहाँ पे लिख देती हूँ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, और कंडक्टेंस लो मतलब ये क्या कहलाएगा? बैड कंडक्टर। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। अब चलते हैं 11th डिफरेंस की ओर। 11th डिफरेंस है metals form cations
और यहाँ पर आ जाएगा नॉन मेटल्स फॉर्म एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और एनायंस क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। मेटल जो है यहाँ पर, मेटल जो है फॉर एग्जांपल सोडियम, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको अपने अंदर से इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से अनस्टेबल हो रहा है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देगा और नेगेटिविटी निकाल रहा है तो साइन क्या आएगा? प्लस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता फॉर एग्जाम्पल तो कितना साइन आता? +2। बट ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर दे रहा है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? सोडियम का कैटायन। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम कैटायन। सोडियम कैटायन। टाइप ऑफ आयन कैसा है? पॉजिटिव। 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोला जाता है और नेगेटिव आयन को एनायन बोला जाता है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख लो, अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या जाती है इसके अंदर? 2,6 यही जाती है। तो ये 6 देने में अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करेगा, ये 2 लेने में ये सोचेगा मैं 2 ले लूं तो मेरी कम एनर्जी लगेगी बजाय कि मैं 6 दूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में और एक्सेप्ट करने में दोनों में ही एनर्जी लगती है एटम की। ठीक है, तो ये इस 6 को बाहर नहीं निकालेगा, ये क्या करेगा? 2 को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करेगा 2 ले लेगा, और नेगेटिविटी ले रहा है, नेगेटिव साइन ले रहा है, तो कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन पे 2- का चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? ऑक्सीजन का एनायन। तो नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं एनायंस और मेटल्स फॉर्म करते हैं कैटायन। अब यहाँ पे एक और चीज हमें इसे समझ आती है, यहाँ पे बार बार डिफरेंस लिख सकते हैं कि अगर ये कैटायन फॉर्म कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे? मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स। क्या होते हैं मेटल्स? मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स एंड दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स क्या होते हैं नेचर में? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इन नेचर, ठीक है। साइन आया कौन सा? पॉजिटिव साइन आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं किसमें? नेचर में। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव साइन आ रहा है तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स। अब यहीं पे सेम टाइम पे 12th डिफरेंस अगर हम नॉन मेटल्स में देखें यहाँ पे, तो आ जाएगा नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर, अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या आ जाएगा? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, डबल सी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड हेंस क्या हो जाएंगे? हेंस इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। नेचर में कैसे हो जाएंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। ठीक है, ये डोनेट करते हैं और वो गेन करते हैं, तो जो गेन कर रहा है वो नेगेटिव और जो डोनेट कर रहा है वो पॉजिटिव। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ पे 13th डिफरेंस जो कि एटॉमिसिटी को लेकर, कि इनके जो एटम्स है ये एटम्स के साथ कैसे रहते हैं, अलग जैसे इंडिविजुअल रहते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स में रहते हैं। तो अगर बात करें हम लोग मेटल्स की, तो जब मेटल्स अपने वेपर स्टेट में होते हैं, वेपर स्टेट में होते हैं तो वो किस फॉर्म में रहते हैं भाई? मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, मतलब Na रहेगा, ठीक है, K रहेगा। अब यहाँ पर बात करें, पॉली एटॉमिक लिखा हुआ है, पॉली एटॉमिक मतलब डिफरेंट जो एटम्स है वो डिफरेंट एटॉमिसिटी दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जैसे O2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, ये सारी यहाँ पर डाई एटॉमिसिटी दिखा रहे हैं, मतलब एक साथ 2 एटम से रह रहे हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? डाई, यानी कि डाई एटॉमिक इन्हें बोला जाएगा। नेचर कैसा हो जाएगा? डाई एटॉमिक। अब अगर बात करें ट्राई एटॉमिक, तो भाई 3 एटम्स जो एक साथ रह रहे हैं उन्हें बोलेंगे ट्राई एटॉमिक, जैसे कि ओजोन O3, ठीक है। अगर बात करें टेट्रा एटॉमिक की, टेट्रा एटॉमिक, तो जैसे कि P4 का जो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर इसीलिए कुछ डाई होते हैं, कुछ ट्राई होते हैं, कुछ टेट्रा होते हैं, तो इसलिए हम नॉन मेटल्स को किस में कंसिडर करते हैं? पॉली एटॉमिक। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सेप्शन आ जाता है नॉन मेटल्स में वो आती है नोबल गैसेस। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को लेकर अभी मैंने बताया था, जैसे कि क्रिप्टन, नियॉन, जेनॉन, हीलियम,
ऐसी बहुत सारी हैं। ये जितनी भी गैसेस हैं ये सारी क्या हैं, इनर्ट हैं, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी, इनर्ट गैसेस हैं। तो अगर ये रिएक्ट नहीं करेंगी तो ये भी अपने इंडिविजुअल फॉर्म में मिलेंगी, ना कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, इसको भी आप लिख लो। एक एग्जाम्पल और लिख लेना यहाँ पर, वो है आर्गन। ठीक है, वो मैं लिखना भूल गई। आर्गन ये भी एक इनर्ट गैस है। ठीक है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी, तो ये भी इनकी क्या हो गई, पॉलीएटॉमिसिटी में ये एक्सेप्शन हो गई, मतलब ये अपनी नेचुरल फॉर्म में मिलेंगी, इंडिविजुअल फॉर्म में मिलेंगी। किसी का डुप्लेट पूरा रहेगा और किसी का ऑक्टेट पूरा रहेगा, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की, जो कि आई थिंक मैं भूल गई नंबर क्या था, 14th नंबर का डिफरेंस है, जिसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड की। तो अभी मेटल्स जो हैं वो तीन तरीके से ऑक्साइड बताते हैं। जनरली क्या होता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, यानी मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे, देखो मेटल में ऐड करोगे ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड। हम इसके नेचर की बात कर रहे हैं कि ये कैसा बिहेव करेगा, एसिड की तरह या फिर बेसिक की तरह या फिर दोनों की तरह। तो मेटल जो होते हैं इनके जो ऑक्साइड है, यानी मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि Na2O, जैसे कि MgO, जैसे कि K2O, ये जनरली क्या होते हैं, सारे बेसिक होते हैं। अब ये बने कैसे, सोडियम का कैटायनिक फॉर्म होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। अब यहाँ पर एक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, बट इसको कहाँ से मिले, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, यानी ऐसे ऐसे कितने सोडियम लगे होंगे, 2 सोडियम, तो ये बन गया क्या, Na2O। ऐसे ही मैग्नीशियम का बन गया MgO, पोटेशियम का बन गया K2O और कैल्शियम का बन गया CO। और इन सबके जो नेचर है, यानी Na2O का, MgO का, K2O का, CO, जितने भी ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इन सबके नेचर क्या रहेंगे, जनरली ये सारे क्या हैं, जनरली क्या, ये सारे क्या हैं, बेसिक। तो जनरली इनका नेचर क्या होता है, मेटल के ऑक्साइड का बेसिक होता है, यानी हम इसको मानते हैं। बट कुछ जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे कि टिन, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, बेरिलियम, इनके सबके जो ऑक्साइड होते हैं ये दोनों की तरह बिहेव भी कर सकते हैं, यानी एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। और ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एम्फो का मतलब दोनों। ठीक है, तो ये कभी एसिड की तरह बिहेव करते हैं और बेसिक की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म Al2O3, ये एसिड की तरह बिहेव करता है और बेस की तरह भी। सेम लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। कुछ हमारे पास ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके ऑक्साइड सिर्फ एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि CrO3, इसका नाम क्रोमिक एनहाइड्राइड होता है, और हम इसको कहते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, यहाँ लिख देती हूँ, और हम इसको कहते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों इसके नाम है, क्रोमिक एनहाइड्राइड। और दूसरा आता है Mn2O7, जिसका नाम क्या होता है, परमैग्निक एनहाइड्राइड। ये हमारे पास क्या होता है, एसिडिक नेचर में मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, Mn2O7 और CrO3। ठीक है, परमैग्निक एनहाइड्राइड और क्रोमिक एनहाइड्राइड। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के अंदर। तो नॉन मेटल्स में जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी, बट जो एनसीईआरटी में है उसको मैंने स्टार कर दिया, एनसीईआरटी में है बेसिक, और यहाँ पर एक तो एम्फोटेरिक भी एनसीईआरटी में, और दूसरा क्या है, नॉन मेटल्स के एसिडिक ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। तो हम उसके नेचर की बात करें, जैसे यहाँ पर देखो सल्फर नॉन मेटल, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब क्या है, नॉन मेटल। पर जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो इनका नॉन मेटलिक ऑक्साइड फॉर्म जो होगा उसका नेचर क्या होगा, वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। तो SO3, SO2, NO2, CO2, इन सबका नेचर क्या है, एसिडिक, और सारे के सारे क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। वहीं पर अगर बात करें न्यूट्रल कौन कौन से होंगे, तो H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O, ये सब जो है ये सारे के सारे क्या होंगे, न्यूट्रल। तो यहाँ पर जितने मोस्ट पॉसिबल डिफरेंसेस हो सकते थे उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। पहले एक दो मिनट साइड हो जाती है, आप ले लो। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी जो पार्ट 3 होगा उसके अंदर हम लोग रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, सी यू।